नमस्कार दोस्तों, गौतम हिस्ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा संविधान से संबंधित क्लासें चल रही हैं, तो आज जो संविधान की क्लास है वो भारतीय संविधान के भाग 4 से है। तो उस जो हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान का भाग 4, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को कवर किया है हमने, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कुछ पॉइंटें भी लिए हैं, तो आइए देखते हैं। तो जो हमने इसमें से पॉइंट लिए हैं वो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, तो कहें तो हमारा जो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसे जो है सामाजिक और आर्थिक तथा लोकतांत्रिक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य माना गया है। ठीक है, आगे जो है हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायत राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाग 4 में हमारे जो पंचायती राज्य प्रणाली का गठन किया गया या व्यवस्था किया गया तो वो भाग 4 में है। ठीक है, तो वही है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो हमारे पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये कथन जो है वो है केटी शाह का। केटी शाह ने क्या कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, तो उसने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम इससे संबंधित अनुच्छेदों पे बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद चालू होता है नीति निर्देशक तत्व में वो अनुच्छेद 36 से होता है। अनुच्छेद 36 हमारा कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा है उसको अंकित करता है या उसको दर्शाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसके संदर्भ में जो राज्य की परिभाषा है तो उसको कौन दर्शाता है, तो अनुच्छेद 36 दर्शाता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात राज्य चाहे तो इसमें कार्य करे या न करे, किसी प्रकार से न्यायालय इसमें पाबंद या प्रावधान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हमारा 37 कहता है। अनुच्छेद 38 यह कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, यह सिद्धांत किसमें है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। क्या कहता है जो अनुच्छेद 38 है कि जो लोक कल्याण के लिए, जो लोगों के कल्याण के अभिवृद्धि को बनाने के लिए, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अंकित करता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनका कल्याण हो, उनकी अभिवृद्धि हो, तो यह कार्य किसके अंतर्गत होगा, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत होगा। उसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 38(2) आता है वो क्या कहता है। 38(2) हमारा यह कहता है कि आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। ठीक है, अर्थात जो लोग अपने से ज़्यादा आय को अर्जित कर लेते हैं, संयोजित कर लेते हैं, तो उनके लिए है कि वो क्या करें कि आय की समानताओं को कम करने का प्रयास हमेशा राज्य के नीति निर्देशक तत्व करें। उसके बाद अनुच्छेद 39 का आता है। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो स्त्री हो या पुरुष हो,
दोनों को समान जीवन जीने का जो साधन हो वो पर्याप्त होने का अधिकार कौन देता है? तो वो हमारा अनुच्छेद 39 का देता है। ये किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है कि अनुच्छेद 39 का कि पुरुष या स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है, कि दोनों को पर्याप्त जीवन जीने का साधन हो। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 39 जो हमारा खा है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 39 खा कहता है कि समुदाय के भौतिक जो समुदाय हैं उनके भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप की प्राप्ति हो। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारे समुदाय के भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व व उनका जो नियंत्रण हो इस प्रकार हो कि समूहों का क्या हो? हित हो। और वो कैसा हो? वो सर्वोत्तम हो, वो सबके लिए हो, सबके भला के लिए हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 39 खा कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 39 गा यह कहता है कि सबको समान धन का वितरण हो, अर्थात सबको समान धन का लाभ मिले। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 39 घा हमारा क्या कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है। अर्थात महिला हो या पुरुष अगर किसी कार्य को वो करते हैं तो उनको क्या है? समान रूप से वेतन मिले। यह नहीं कि पुरुष को 300 मिले और स्त्री को 250 मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारा अनुच्छेद क्या कहता है 39 घ कि नहीं, महिला हो तो पुरुष हो तो अगर वो समान तौर पर कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। यह हमारा जो रूल है नरेगा में दिखाई देता है। नरेगा में चाहे महिला हो या पुरुष हो दोनों को समान वेतन मिलता है। ठीक है। और समान वेतन मिलना चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 अंगा क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो या कोई बालक हो या बालिका हो या कोई सुकुमार कुमार या कुमारी हो, उनको क्या हो कि उनका दुरुपयोग ना हो, उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो। तो ये हमारा क्या कौन कहता है? तो अनुच्छेद 39 अंग कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। जो ग्राम पंचायतें गठित होती है वो पुरानी परंपरा से नहीं है बल्कि नई पीढ़ियों में जैसे कि योजनाओं को लोगों से या लोगों के प्रति बताना है कि हमारे गांव में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, इनका क्या प्रावधान है, ये कैसे इनका कार्य चलेगा, ये सारी बातें जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा ही लोगों को पता चलता है। इसलिए अनुच्छेद 40 यह कहता है कि सभी ग्राम पंचायतों में एक पंचायत का गठन हो, वो महीने या 2 महीने या 3 महीने में अवश्य होनी चाहिए और उसका जो है खर्च होता है वो सरकारी वेतन से आता है। ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का सभी को अधिकार है। ठीक है। कुछ दशाएं ऐसे हैं कि सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, है ना, सबको सहायता मिले। यह अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 41 देता है। कहने का मतलब देखिए क्या है कि कुछ लोगों की दशाएं निम्न हो जाती है, उनको काम नहीं मिलता है या उनके पास ऐसे मोटिया काम करने की जो क्षमता होती है उस स्तर पर उनको अच्छे से काम नहीं मिल पाता है। तो उससे लिए यह अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम मिले, उनको शिक्षा भी मिले और प्लस उनकी सहायता भी राज्य सरकार द्वारा की जाए। ठीक है। तो यह अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता प्राप्त हो। ठीक है। तो काम भी मिले और काम कैसा हो? न्याय संगत हो, मानवोचित हो, अर्थात जो मानव के हित में हो ऐसा काम मिले। ठीक है।
तो यह अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद उसके बाद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 यह कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि मिले। ठीक है, अर्थात जो कार्य करे उसके निर्वाहन के लिए उसे प्रतिदिन मजदूरी दी जाए। ठीक है, तो यह अनुच्छेद क्या कौन कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 का जो है वो क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अर्थात कोई उद्योग चल रहा है, कंपनी स्थापित हो रही है, तो उसमें जो कर्मकार होंगे, है ना, जो उद्योग के प्रबंध में कर्मकार होंगे उनका भी भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 43 खा क्या कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब कार्य किसको करना चाहिए? तो हमारे राज्य सरकार को करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? ये अनुच्छेद 43 का कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का प्रावधान करना चाहिए, स्वायत्त संचालन का प्रावधान करना चाहिए, लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रावधान करना चाहिए तथा व्यवसायिक प्रबंधन को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। ठीक है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई मतलब भेदभाव की तरह न देखा जाए, उनको एक समान नागरिकता मिले। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता बनाई जाए, एक तरह से कानून हो, एक तरह से व्यवस्थाएं हो। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यह किसका कार्य होगा? तो ये राज्य के सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारें क्या करें कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ये प्रावधान किस में है? तो ये अनुच्छेद 45 है और किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। उसके बाद अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करे, अर्थात जो SC ST दुर्बल वर्ग हैं उनको शैक्षिक कार्य में मदद करे और उनके आर्थिक हितों की भी अभिवृद्धि करे, उनके आर्थिक स्थिति को भी प्रोत्साहित करे, बढ़ाने की कोशिश करे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो किसमें कहें? पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना चाहिए, जीवन स्तर को भी बढ़ाना चाहिए, लोक स्वास्थ्य में भी सुधार लानी चाहिए, परंतु हानिकारक जो नशीले पदार्थों का उपयोग हो रहा है उस पर सरकार प्रतिबंध लगाए। तो ये कार्य करना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? तो अनुच्छेद 47 कह रहा है। अनुच्छेद 48 हमारा क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग हो। जो इस समय कृषि और पशुपालन करने का प्रावधान है तो उसमें किस प्रकार से प्रावधान हो कि वो आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उसमें उपयोग किया जाए। ठीक है, कि आधुनिक में हमारे कृषि विभाग यानी कृषि प्रधान को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, फसलों को कैसे अधिक से अधिक उगाना चाहिए और पशुओं का किस प्रकार से पालन करना चाहिए, यह अनुच्छेद हमारा 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन में आधुनिकी और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? कहता है कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन जीव रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन करता है? अनुच्छेद 48 का करता है। उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए।
अर्थात जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए, रक्षा एवं सम्मान या उनकी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 50 हमारा क्या कहता है, कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है, अलग है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय हमारा मेल भाव है वो क्या है, हर समय क्या रहे, शांति उस पर कायम रहे। ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उस पर हमेशा क्या हो, शांति कायम रहे और सुरक्षा की अभिवृद्धि होती रहे। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद आने वाले हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आप सभी को गौतम स्टडी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।